है बच्चों, तो स्वागत है फिजिक्स एकेडमी भाई डीपी सर में। हम लोग आज जो है 12th की एक टॉपिक पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा। एग्जाम के दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रत्यावर्ती धारा है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है प्रत्यावर्ती धारा से पूछे जाते हैं। तो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के बारे में देखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। ये एक चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा का, अल्टरनेटिंग करंट। इस अल्टरनेटिंग करंट में सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि कोई भी यदि चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में किसी कॉइल को रख देते हैं। कॉइल का मतलब कोई भी यदि कुंडली को रख देते हैं, तो जब कुंडली को रखने के बाद उस चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो कुंडली से फ्लक्स परिवर्तन होता है, और फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स ईएमएफ एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और जब उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो उसमें एक धारा बहती है, जिसको बोलते हैं प्रेरित धारा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि ये धारा कौन सी है। ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहे थे ईएमएफ, ये कौन से हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज इसमें कहां से आ जाते हैं। तो हम लोग यदि ईएमएफ, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बारे में जान लेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा में, इस टॉपिक में ये चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हमको ईएमएफ के बारे में जानना है थोड़ा सा। ईएमएफ क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और प्रेरित विद्युत वाहक बल तब उत्पन्न होगा जब किसी जो है कुंडली को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, या तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने के बाद उस कॉइल को क्या करेंगे, बार बार घुमाएंगे। ठीक है, तो मैं उसको रख लेता हूं। हमारे पास एक जो है चुंबकीय क्षेत्र है ये, और इस चुंबकीय क्षेत्र में किसी कॉइल को मैंने रखा हुआ है। ये हमारे पास एक कॉइल है, ये एक कॉइल है जिसका नाम ए रखे हैं, बी रखे हैं, सी रखे हैं और डी रखे हैं। ए बी सी डी एक कुंडली है और किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित की गई है। ठीक है, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में इस कॉइल को स्थित कर देंगे तो जैसे जैसे कुंडली को घुमाएंगे वैसे वैसे इस कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होगा। फ्लक्स परिवर्तन होने का मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो है बार बार बदलेगी, मतलब परिवर्तित होगी। कभी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी तो कभी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम होती है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो होगी वह सबसे अधिक तब होगी जब ये कॉइल इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वाले डायरेक्शन में हो। जब ये लंबवत वाले डायरेक्शन में होगा तो उस स्थिति में कुंडली से सबसे ज्यादा जो है बल रेखा इसमें गुजरेंगी। यदि जो है यही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के किसी कोण पर हो जाए, किसी एंगल पर हो, तो उस स्थिति में चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी बहुत कम गुजरेंगी, मतलब फ्लक्स परिवर्तन कम होगा और कभी फ्लक्स परिवर्तन ज्यादा होगा। जब फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा तो इस कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसको बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो इसमें एक धारा बहेगी, उस धारा को बोलते हैं प्रेरित धारा। उसको धारा को कौन सी धारा बोलेंगे? प्रेरित धारा। ठीक है, तो देख रहे हैं ये कहां से उत्पन्न हो रही है, कैसे उत्पन्न होती है, इस चीज को हम थोड़ा सा देखेंगे। तो हमने मान लिया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसको लिख देते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक कुंडली ए बी सी डी क्षेत्र से या क्षेत्र के लंबवत स्थित है। क्षेत्र के लंबवत स्थित है। ठीक है, एबीसीडी एक कुंडली है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में या जो है क्षेत्र के लंबवत स्थित है। ठीक है, जब कुंडली को घुमाना शुरू करेंगे तो मान लेते हैं कि जब कुंडली घूम रही होगी तो इसका कोणीय वेग ओमेगा है। ठीक है, लिखेंगे क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में
कुंडली कोणीय वेग ओमेगा से दक्षिणावर्त दिशा में घुमाई जाती है। ठीक है, दक्षिणावर्त दिशा का मतलब क्लॉकवाइज इसको घुमा रहे होंगे। जब इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे होंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लेते हैं कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो a है, तो कुंडली जैसे जैसे घूमेगी इसके क्षेत्रफल से जो फ्लक्स रेखाएं होंगी वो परिवर्तन होगी, जिसके कारण इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो दक्षिणावर्त दिशा में कोणीय वेग ओमेगा से घुमाई जाती है तथा किसी क्षण t में t में कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन फाई बी हो तो उस समय फाई बी बराबर लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, मतलब ये फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र B और इस कुंडली का पृष्ठीय क्षेत्रफल A हो, तो जब कुंडली को घुमाएंगे तो कुंडली से फ्लक्स परिवर्तन होगा फाई बी बराबर B इंटू ए। हम लिख सकते हैं यदि कुंडली किसी क्षण T में क्षेत्र से थीटा कोण पर घुमाई जाए तो फाई बी बराबर लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये फ्लक्स हो गया। जब फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होगा, थीटा कोण पर घूम रही होगी, तो उस स्थिति में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो कि फैराडे के नियम से। ठीक है, तो फैराडे का पहला नियम कहता है अतः उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, E बराबर माइनस एन डी फाई बी अपान डी टी। ये फैराडे का नियम है कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर उसके उत्पन्न विद्युत वाहक बल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब E बराबर एन डी फाई बी अपान डी टी। डी फाई बी का मान हमें पता है यहाँ पर। ठीक है, डी अपान डी टी एन फेरों की संख्या और E जो है उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल हमें मिल गया है और हमें विद्युत वाहक बल निकालना भी है, तो हम E बराबर यहां पर जो है एक लाइन लिख सकते हैं, इधर मैं लिख देता हूं, E बराबर माइनस एन डी बटा में डी टी और फाई बी के जगह लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। ठीक है, बी ए कॉस थीटा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर मैं मिटाऊंगा क्योंकि उस लाइन को मैं इधर लिखूंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये हम देख लेते हैं इस पॉइंट पर कि जब कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा होगा तो थीटा कोण ये बन रहा है, मतलब कि कुंडली जब सीधे थी, इस तरह से रखी गई थी, तो जब ये घूमेगी तो ये चुंबकीय क्षेत्र से किसी न किसी एंगल पर होगी। वो एंगल कौन सा है, थीटा हमने मान लिया है। जब थीटा मान लिया और टी समय में ये घटना हो रही है, तो हम लिख सकते हैं अतः थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। जब ओमेगा इंटू टी लिख देंगे तो वहां जो थीटा लिखा है, इस थीटा की जगह ओमेगा इंटू क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। मतलब E बराबर माइनस एन डी बटा में डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी। ये कॉस थीटा बराबर ओमेगा टी जो है, यहाँ पर थीटा जो दिख रहा है ये कोणीय विस्थापन है। ठीक है, और ओमेगा कोणीय वेग है और टी उसका समय है। ठीक है, तो विस्थापन बराबर क्या, वेग बराबर सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटा में समय। उसी तरह से हम लिख सकते हैं कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन, विस्थापन बटा में समय। ठीक है, तो कोणीय वेग को मैंने ओमेगा लिखा है, कोणीय विस्थापन थीटा और समय हमारा टी है, अतः थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं,
ओमेगा इंटू टी, इसीलिए मैंने थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, ओमेगा इंटू टी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके आगे मैं इस लाइन को यहाँ पर ये लाइन में मिटा देता हूं, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट कर कर जो है नोट कर लीजिएगा। तो E बराबर माइनस एन डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है। ठीक है, और बगल में बी ए लिखा हुआ है, सॉरी ये बी ए कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है। हम ये जानते हैं कि जो चीजें कांस्टेंट होती हैं, अचर होती हैं, उसको अवकलन से बाहर रखते हैं। ठीक है, तो E बराबर माइनस एन बी ए डी बटा में डी टी कॉस ओमेगा टी, कास ओमेगा टी का जब अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो माइनस एन बी ए डी अपॉन डी टी, कास ओमेगा टी का करेंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः E बराबर माइनस एन ओमेगा बी ए, ठीक है, माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो हम लिख सकते हैं एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल है। जब कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहे थे, हम उसको रोटेट करा रहे थे, घुमा रहे थे, तो उस समय फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया है, और वो विद्युत वाहक बल E बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी के बराबर है। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो E उत्पन्न हुआ है, यदि हम चाहते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल बहुत ज्यादा उत्पन्न हो, तो फ्लक्स परिवर्तन भी अधिक होना चाहिए, और फ्लक्स परिवर्तन अधिक कब होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिक तब उत्पन्न होगा जब जो है साइन ओमेगा टी का मान किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। और साइन ओमेगा टी 1 के बराबर होने का मतलब कि साइन का ये मान जो 1 दिख रहा है, ये अधिकतम मान है। जब ये मान अधिकतम होगा तो E का भी मान मैक्सिमम होगा, और जब E का मान मैक्सिमम होगा तो उसको E नॉट बराबर लिख सकते हैं एन बी ए ओमेगा, और इस पूरे के जगह एक, अर्थात एन बी ए ओमेगा। ठीक है, ई नॉट हमारा जो है यह विद्युत वाहक बल का मैक्सिमम मान है, अधिकतम मान है। ठीक है, अधिकतम विद्युत वाहक बल, अधिकतम विद्युत वाहक बल, ठीक है, मैक्सिमम है, या इसको बोलते हैं शिखर मान। शिखर का मान का मतलब एकदम अधिकतम, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू, पीक वैल्यू। ठीक है, महत्तम मान, शिखर मान, अधिकतम मान, पीक वैल्यू, ये जो है वोल्ट विद्युत वाहक बल का। तो E का मान E नॉट का मिल गया, तो इस समीकरण में हम यहां से ये भी लिख सकते हैं, अतः E बराबर, इस पूरे के जगह क्या लिखेंगे, E नॉट, और बगल में क्या बचा है, साइन ओमेगा टी बचा है। ये हमारा जो है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का मतलब कि जब कुंडली घूम रही थी तो बार बार परिवर्तन हो रहा था, अर्थात उनसे विद्युत वाहक बल भी परिवर्तित हो रहे होंगे, और जब विद्युत वाहक बल परिवर्तित हो रहे होंगे तो उस कुंडली में जो भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा होगा वो भी प्रत्यावर्ती हो रहा होगा। मतलब E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। E हमारा विद्युत वाहक बल है, E नॉट जो है वो विद्युत वाहक बल का शिखर मान है, पीक वैल्यू है, और ओमेगा टी जो दिख रहा है वह उसका एंगुलर विस्थापन है। ठीक है, थीटा है। साइन हम जानते हैं कि ये जो है कोणांक है, त्रिकोणमिति है। ठीक है, रेशियो। आगे हम थोड़ा सा इसमें ये देखेंगे कि जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया तो इसमें करंट फ्लो होती है, उस करंट को, उस धारा को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। कहां से वो करंट फ्लो हो रही है, किस तरह से प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो रही है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आप यहां तक नोट कर लीजिए, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं एक जगह इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम।
ग्राफ क्या होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का। ठीक है, ये हमारे पास एक जो है ये एक हमारे पास कॉइल है और कॉइल जो है ये इस तरह से रखी गई है। ठीक है, विद्युत वाहक बल इस कॉइल को घुमाना शुरू कर रहे हैं इस तरह से, कोणीय वेग ओमेगा से घुमा रहे हैं, कोणीय वेग ओमेगा से घुमा रहा है। तो कॉइल जो एक कंडीशन ये तो इसकी दूसरी कंडीशन ये हो गई है, क्षैतिज हो गई है। फिर इसको इस तरह से घुमा देंगे और ठीक है, तो ये कॉइल फिर से उसी डायरेक्शन में इस तरह से हो जाएगी। ये फिर इसको एक बार और घुमाएंगे इस तरह से, ये फिर घूम जाएगी इस तरह से, क्षैतिज वाले डायरेक्शन में होगी। इसको रोटेट करा रहे हैं, ये रोटेट हो रही है अपने अक्ष के परितः, ये घूम रही है। सबसे पहले जब इसको रखे थे इस तरह से, तो हम कोई ना कोई एक एंगल ले लेंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र बी है। ठीक है, जब कुंडली इस चुंबकीय क्षेत्र बी में घूमेगी तो इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और वो विद्युत वाहक बल E बराबर E0 साइन ओमेगा टी के बराबर होगा, जिसको बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, इस प्रेरित विद्युत वाहक बल से देखेंगे कि इनके बीच जो ग्राफ खींचे जाते हैं वो ग्राफ किस तरह के मिल रहे होंगे, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें। ठीक है, तो पहला कंडीशन हम लेते हैं कि जब प्रारंभिक स्थिति में एक कॉइल इस तरह से रखी गई है, तो ये क्षेत्र से किस स्थिति में रखी गई है, जीरो की स्थिति में, मतलब थीटा इज इक्वल टू जीरो है। जब थीटा इज इक्वल टू जीरो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ये रखी गई है, तो उस स्थिति में बी और ए के बीच जो एंगल बना हुआ है वो कितना बना हुआ है, 0 डिग्री का, क्योंकि बी भी इधर होगा और ये ए भी इधर होगा। जब बी और ए इधर है तो इनके बीच जो एंगल बन रहा होगा वो कितना डिग्री का है, 0 डिग्री का है। दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। इसके बाद ये वाला कंडीशन, जब एक बार कॉइल को घुमाना शुरू करेंगे, इस तरह से कॉइल को घुमा देंगे। कोई चीज वैसी तो मुझे नहीं दिख रही है, ये ये पहले कॉइल रखी गई है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है। इस चुंबकीय क्षेत्र बी में इसको मैंने रख दिया हुआ है। सारे कॉइल की स्थितियों मैंने ली हुई है, 1 2 3 और 4 स्थिति हम लिए हैं। ये चारों स्थिति से घूम रही है। अब हम इसको लगा दी इस तरह से, कॉइल है मेरे पास, एक आयताकार कॉइल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में। ये पहला कंडीशन स्थित है इस तरह से। ठीक है, इस बी भी इधर है, ए भी इधर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है, तो इनके बीच जो एंगल का मान होगा थीटा का, वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक बार और इस तरह से घुमा देंगे। तो पहले चुंबकीय क्षेत्र इधर वाला था, अब जब घुमा दिए तो चुंबकीय क्षेत्र जो उधर है, लेकिन क्षेत्रफल वेक्टर नीचे आ गया और चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। एक और घुमा देंगे तो एक चुंबकीय क्षेत्र इधर, क्षेत्रफल वेक्टर इधर, मतलब दोनों के बीच 180 डिग्री का। एक बार और घुमा दिए तो ये जो है 90 घुमा था, फिर 90 घुमा था, 180 हुआ था, फिर 90 घूमेगा तो कितना हो जाएगा, 270। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, एंगल के मान बदलते जाएंगे, फ्लक्स परिवर्तन होता जाएगा और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन कितना है, थीटा का मान 0 डिग्री है। दूसरा कंडीशन, थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, 90 डिग्री है। तीसरा कंडीशन, थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, 180 डिग्री। और चौथा कंडीशन, थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, 270 डिग्री है, मतलब 270 है। जब यहां पर थीटा की वैल्यू 0 थी, तो उस समय विद्युत वाहक बल का जो मान निकालेंगे, E बराबर E0 साइन 0 अंश। साइन 0 अंश का मान जब लिखेंगे तो ये मान कितना होगा, 0, तो गुणा कर देंगे तो E की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 0 हो गई। यहां पर थीटा बराबर जो 90 अंश लिखा गया है, तो E0 साइन कितना लिखेंगे, 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1, मतलब E बराबर कितना हो गया, E0। ठीक है, इसके बाद यहां पर यदि हम ग्राफ खींचेंगे तो यह ग्राफ जो है, अरे यह ग्राफ कह रहे हैं, E बराबर E0 साइन कितना लिखा है, 180। साइन 180 का मान होता है 0, तो पूरा पूरा मान ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
यहां पर लिखा है 270, तो E बराबर E0 साइन 270 डिग्री का मान होता है E बराबर -1। तो गुणा कर देंगे तो माइनस में E0 मिल गया। मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान भी क्या हो रहे हैं, चेंजिंग हो रहे हैं, बदल रहे हैं। यदि इनके बीच हम ग्राफ खींच दें इस तरह के, तो ग्राफ 0 से शुरू हुआ है, फिर जो है E0 गया, मतलब E0 का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब ऊपर गया होगा ये ग्राफ, ठीक है। ऊपर जाने के बाद फिर ये मान कितना हो गया 0, मतलब यहां कितने डिग्री है, π/2 है। यहां पर कितना है, 0 है। यहां जो वोल्टेज का मान मिला है वो अधिकतम मान मिला है, और वोल्टेज कह रहे हैं EMF, ठीक है। फिर इसके बाद शून्य मिल गया है, फिर नीचे गए हैं, नीचे जाने पर ये वाला मान माइनस में मिला है, माइनस में E0 है। फिर उसके आगे जाएंगे 360 पर तो मान 0 मिलेगा। उस तरह से ये ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा और इसको खींचते रहेंगे। मतलब ये बार बार रोटे परिवर्तित हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। चेंजिंग हो रहे का मतलब कि जो भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा होगा, ये कौन सा विद्युत वाहक बल है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है। यदि इस प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो इस कुंडली को यदि किसी सर्किट में जोड़ते हैं, उस सर्किट में जोड़ने से जो है, यदि उस सर्किट के सिरों के विभवांतर भी हो जाए, मतलब कि जब भी सर्किट को जोड़ेंगे फ्लक्स परिवर्तन होगा, फ्लक्स परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो धारा बहेगी। जैसे इस कॉइल को किसी विद्युत परिपथ में जोड़ेंगे तो उस विद्युत परिपथ के सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, वोल्टेज उत्पन्न होता है। और जब वोल्टेज उत्पन्न होगा तो उस वोल्टेज को हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज, क्योंकि वो भी वोल्टेज इसके तरह बार बार क्या हो रहा होगा, चेंजिंग हो रहा होगा। मतलब कि हम लिख सकते हैं अतः V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, इसको बोलते हैं कौन सा वोल्टेज है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मतलब कि ऐसा वोल्टेज जो आवर्त रूप से क्या हो, बदले, परंतु एक निश्चित समय के बाद फिर से उसी दिशा, उसी परिमाण की क्या हो, पुनरावृत्ति हो, तो ऐसे वोल्टेज को बोलते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है। हम लिख सकते हैं ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदले, परंतु एक निश्चित समय के बाद उसी परिमाण तथा उसी दिशा की पुनरावृत्ति हो। तो पुनरावृत्ति हो तो ऐसे वोल्टेज कौन से वोल्टेज कहलाते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। और प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी मैंने लिखा हुआ है। V0 को बोलेंगे ये वोल्टेज का शिखर मान है, इस बार वोल्टेज का शिखर मान, शिखर मान, पीक वैल्यू इसको बोलते हैं। पीक का मतलब एकदम चोटी वाला, चोटी का मतलब सबसे ऊपर वाली वैल्यू है ये, ठीक है। तो ये पीक मान है, उसका मतलब कि कौन सा मान है, शिखर मान है। जब वोल्टेज उत्पन्न हो गया है तो उसमें धारा बहेगी। सभी लोग जानते हैं कि जब भी जो किसी सर्किट में विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें क्या बहती है, धारा बहेगी। अब उस धारा को हम भी फिर से प्रत्यावर्ती धारा बोलेंगे, क्योंकि ये किसके कारण उत्पन्न हुई है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण। अतः उसमें जो धारा बहेगी उस धारा को कौन सी धारा बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा बोलेंगे, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा हम लिख सकते हैं यहां से, इसको आप कहीं एक जगह नोट कर लीजिएगा, हम इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, जब विभवांतर उत्पन्न हो गया और वो वोल्टेज या वो विभवांतर प्रत्यावर्ती है तो उसमें एक धारा बहेगी, तो उस धारा को कौन सी धारा बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब कि ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ
बदले परंतु एक निश्चित समय के बाद उसी परिमाण तथा उसी दिशा की पुनरावृत्ति हो तो उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब कि जब वोल्टेज का शिखर मान होगा उसी समय जो है धारा का शिखर मान। ठीक है, जब वोल्टेज का शिखर मान होगा उसी समय धारा का भी कौन सा मान होगा? शिखर मान। यदि वोल्टेज का मान 0 होगा तो धारा का भी मान क्या होगा? 0 होगा। यदि इन दोनों के बीच हम कोई ग्राफ खींचें इनके बीच, ठीक है, तो एक ग्राफ मैंने वोल्टेज के लिए खींच दिया है। ठीक है, मतलब ये जो है V0 मतलब वोल्टेज का शिखर मान है, ये 0 है। ये वोल्टेज का कौन सा है? माइनस में है। फिर वोल्टेज का कौन सा मान? ये शिखर मान है। यदि हम धारा के लिए डॉट लाइन खींचे इस तरह से, तो ये धारा के लिए कौन सी धारा है? प्रत्यावर्ती धारा। यहां पर जो धारा मिलेगी वो धारा की कौन सा मान? शिखर मान है। फिर यहाँ पर 0 मिलेगा, फिर ये माइनस में मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, फिर धारा का कौन सा मान मिलेगा? शिखर मान मिलेगा। तो ये प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बीच जो एक ग्राफ है, ठीक है, दोनों ही सेम कला में है। जब वोल्टेज का मान अधिक होगा तो धारा का भी मान अधिक होगा, और जब वोल्टेज का मान कम होगा तो धारा का भी मान क्या होगा? कम होगा। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल तीनों आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग कल आगे पढ़ेंगे। वोल्टेज मान तो हो गया है, धारा का औसत मान पढ़ेंगे, वर्ग माध्य मूल मान पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर पढ़ेंगे। कितने कलांतर अग्रगामी है, कितने कलांतर पश्चगामी है। ठीक है, तो आज इतना ही के लिए बस रहने देते हैं, इसके आगे हम कल चलेंगे।